डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम नाइन्थ साइंस का हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो कि सितंबर 2024 में आया है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे 4 ऑप्शन वाले, उसमें जो पहला प्रश्न है, पीतल एक समांगी मिश्रण है। पीतल को हम ब्रास भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर आएगा ख, जिंक और कॉपर का। दूसरा प्रश्न जो आपका था वो था बल खाली स्थान के परिवर्तन की दर है। इसका सही उत्तर है क, संवेग। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका जो सही उत्तर आना था वो क्लोरोप्लास्ट आना था, क्योंकि पादप कोशिका के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्लोरोप्लास्ट होगा। ना तो राइबोसोम में होता, ना माइटोकॉन्ड्रिया में होता, और कोई जरूरी नहीं कि पत्ते में यह प्रक्रिया हो। जो तना हरा होता है, जैसे कि नागफनी है, कैक्टस है, उसमें भी ये प्रक्रिया होती है। तो किसी भी पौधे के किसी भी भाग का हरा होना यह दर्शाता है कि वहाँ क्लोरोप्लास्ट अर्थात हरित लवक है। इसलिए सही उत्तर आपका हरित लवक होगा। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ। अभिकथन है स्थायी ऊतक परिपक्व कोशिकाओं से बना होता है। बिल्कुल ठीक बात है। मेरिस्टेमेटिक ऊतक, इसको हम विभज्योतक भी कहते हैं, सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाओं का एक समूह है। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए इसका जो उत्तर है वो ख सही है कि ए और आर दोनों ही बातें सत्य है, लेकिन जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों अलग अलग बातें बता रहे हैं। एक स्थायी ऊतक के बारे में बता रहा है, एक आपका विभज्योतक के बारे में बता रहा है। चलिए अब हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। संगलन की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। संगलन अर्थात संगलन का मतलब होता है किसी ठोस का द्रव में बदलना। इसको हम संगलन कहते हैं। तो परिभाषा है 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ को द्रव में बदलने में इस्तेमाल हुई ऊष्मा को संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यह छुपी ऊष्मा होती है। इस दौरान थर्मामीटर में तापमान स्थिर रहता है, क्योंकि जितनी भी ऊष्मा आप दोगे वह ठोस को द्रव में बदलने में इस्तेमाल हो जाएगी, इसलिए तापमान आपका नहीं बदलता है। चलिए उससे अगला जो आपका छठा प्रश्न है, मुक्त पतन का त्वरण क्या है? तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 होता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व बल से आकर्षित होकर उसकी ओर मुक्त अवस्था में गिरती है तो उसको हम मुक्त पतन कहते हैं। चलिए 7वां प्रश्न है, नारियल का रेशा कौन से ऊतक से बना हुआ होता है? इसका सही उत्तर है सक्लेरेनकाइमा। 8वां प्रश्न, कोशिका के किस अंग को आत्मघाती थैली कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है लाइसोसोम। वैसे तो एक पाचक थैली होती है, लेकिन क्षतिग्रस्त कोशिका की जो लाइसोसोम पाचक थैली होती है वो फट जाती है, जिससे जो पाचक एंजाइम है वो पूरी कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं और पूरी कोशिका को ही पचा देते हैं। इसलिए इसको आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन था कि हम गर्मियों में छत या खुले मैदान पर पानी क्यों छिड़कते हैं? तो जो इसका सही उत्तर है कि छत या मैदान से ऊष्मा लेकर जो पानी होता है वो वाष्पित हो जाता है, और वाष्पीकरण अपने पीछे शीतलता छोड़ती है। यह इसका सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आपका क्वेश्चन था, एक ट्राली एक आनत तल का मतलब जो झुका हुआ तल होता है। आप चित्र में देख सकते हैं कि गाड़ी किस प्रकार से आनत तल पर चल रही है। तो एक ट्राली एक आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा? देखिए यहाँ पर जो आपका त्वरण दे रखा है वो 2 मीटर प्रति सेकंड की घात -2 है। यू आरंभिक वेग जो है आप 0 लोगे। समय इन्होंने टी जो है 3 सेकंड दिया हुआ है, और अंतिम वेग v हमें निकालना है। तो हम गति के प्रथम सूत्र v बराबर u जमा at का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें u का मान 0 भरेंगे, a का मान 2 और t का मान 3। तो जो आपका जो उत्तर आएगा अंतिम वेग वो आपका 6 मीटर प्रति सेकंड की घात -2 इसका सही उत्तर आएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा?
यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, यदि वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए। चलिए हम पहला लेते हैं कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, तो जो आपका फार्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण बल निकालने का, वो F बराबर Gm1 m2 बटा d की घात 2 होता है, जिसमें m1 m2 ये जो वस्तुओं के द्रव्यमान है और d उनके बीच की दूरी है। तो यदि हम एक वस्तु के द्रव्यमान को दुगुना मान लें, जैसे दूसरी वस्तु के द्रव्यमान को हम 2m2 मान लेते हैं, तो जो हमारा F1 आएगा वो 2Gm1 m2 बटा d की घात 2 होगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो आपका F होता है वो Gm1 m2 बटा d की घात 2 है। तो जो आपका F1 जो नया गुरुत्वाकर्षण बल होगा दो वस्तुओं के बीच में, तो वो F1 जो होगा वो 2F के बराबर हो जाएगा, अर्थात जो गुरुत्वाकर्षण बल दुगुना हो जाता है यदि हम दोनों वस्तुओं में से किसी एक वस्तु के द्रव्यमान को दुगुना कर देते हैं। चलिए उससे जो अगला क्वेश्चन है कि यदि उनके बीच की दूरी को हम क्या कर दें, 3 गुना कर दें, तो आप अगर देखेंगे तो ये जो आपकी दूरी होती है वो उन दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम बटा में 3d की घात 2 लिखेंगे। तो F1 इज इक्वल टू जो नया गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो Gm1 m2 बटा 3d पूरे का स्क्वायर है। तो आपका जो 1/9 है ये बाहर आ जाएगा, बाकी Gm1 m2 बटा d की घात 2 रहेगा जो कि F के बराबर है। तो F1 जो आपका F/9 हो जाएगा, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो आपका 9वां हिस्सा रह जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर आना था, आपको इसको सोल्व करके दिखाना चाहिए। चलिए उसके बाद जो आपका 12वां प्रश्न था वो है पौधों में जो सरल उत्तक होता है वो जटिल उत्तक से किस प्रकार भिन्न है। तो जो इसका आपका जो सही उत्तर है वो सरल जो स्थायी उत्तक होता है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ होता है, और इसके जो उदाहरण है वो पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, सक्लेनकाइमा, एपिडर्मिस इत्यादि है। जबकि जो जटिल स्थायी उत्तक होता है ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ होता है और ये एक साथ मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम, ये जटिल स्थायी उत्तक होते हैं। आप जाइलम और फ्लोएम के घटकों के नाम भी इसमें लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न था वो था निम्नलिखित को उदाहरण देकर समझाइए कि संतृप्त विलयन क्या होता है, कोलाइड क्या है, निलंबन क्या है। तो संतृप्त विलयन क्या होता है, यदि किसी विलयन में एक निश्चित तापमान पर और अधिक विलय न घुला जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, और संतृप्त विलयन में जितना विलय घुला हुआ है वह उसकी घुलनशीलता कहलाती है। बी कोलाइड, कोलाइड क्या होता है, यह एक विषमांगी मिश्रण है जो समांगी की तरह ही प्रतीत होता है। इसके 2 घटक होते हैं, जैसे विलयन के 2 घटक होते हैं विलय और विलायक, उसी प्रकार से कोलाइड के भी 2 घटक होते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम। ये स्थायी होते हैं, अर्थात इनको कुछ देर रखने पर ये पृथक नहीं होते, और ये टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं, अर्थात ये प्रकाश के मार्ग को दृष्टिगोचर करते हैं यदि इनमें से प्रकाश को गुजारा जाए। उदाहरण जो इसका है कोलाइड का वो दूध है, रक्त आदि। निलंबन क्या होता है, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसके कण आंखों से दिखाई देते हैं। यह अस्थायी होते हैं और शांत छोड़ने पर निलंबित कण नीचे बैठ जाते हैं। उदाहरण के लिए चीनी में रेत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। चलिए उसके बाद हम 5 मार्क्स वाला प्रश्न लेते हैं। इसमें जो आपका अथवा में भी प्रश्न आया हुआ है। चलिए 14वां प्रश्न पहले लेते हैं कि जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विरामावस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं। ऐसा किस कारण होता है, तो अगर आप संक्षेप में इसको लिखना चाहते हो तो इसका सही उत्तर है जड़त्व के कारण हम अपनी मूल अवस्था को बनाए रखते हैं। अगर इसको आप डिटेल में लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिखेंगे कि जब गतिशील बस अचानक रुकती है तो हमारा जो निचला हिस्सा होता है वो बस के साथ ही विरामावस्था में आ जाता है, लेकिन जड़त्व के कारण हमारा ऊपरी हिस्सा गति में रहने का प्रयास करता है। इसी प्रयास में हम आगे की ओर झुक जाते हैं। और जब बस अचानक चलती है तो हमारा निचला हिस्सा भी बस के साथ गति में आ जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा जो होता है वो अपनी विरामावस्था को बनाए रखने के प्रयास में पीछे की ओर हो जाता है। तो कुल मिलाकर यह जड़त्व के कारण आपका होता है। अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना और उसमें होने वाले परिवर्तन का विरोध करना, ये जड़त्व आपका कहलाता है। जड़त्व को इंग्लिश में इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक अग्निशमन कर्मचारी
को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है? तो इसका सही उत्तर गति के तीसरे नियम के अनुसार आगे की ओर जो निकलता हुआ पानी होता है वो नली पर पीछे की ओर बल लगाता है, इसी कारण से उसको संभालने में पकड़ने में कठिनाई होती है। तो इसमें गति का तीसरा नियम काम करता है। चलिए अथवा का जो क्वेश्चन हम उसको लेते हैं। अथवा से पहले गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आपको बताइए। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड पर एक आकर्षण बल लगाता है जो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो समानुपाती तो है m1 m2 के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती है उनके बीच की दूरी के वर्ग के। तो अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाना चाहें तो हमें एक स्थिरांक का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसको हम सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। तो F बराबर G m1 m2 बटा d की घात 2 आपका सही उत्तर होगा। चलिए अथवा के प्रश्न लेते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है और इसके अनुप्रयोग लिखें। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? आर्किमिडीज ने एक नया शब्द दिया था यूरेका, अर्थात मैंने पा लिया। आर्किमिडीज का सिद्धांत जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है या वह ऊपर की तरफ एक बल का अनुभव करता है। वस्तु के भार में आई हुई यह कमी जो होती है वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अनुप्रयोग इसका क्या है? जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिज़ाइन बनाने में, द्रव का घनत्व मापने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर तथा दूध की शुद्धता जांचने में लैक्टोमीटर का इस्तेमाल जो है, ये जो दोनों यंत्र होते हैं वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही आधारित होते हैं। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है वो है कि यदि क्रिया बल सदैव प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो इस प्रकार से होगा कि जब घोड़े द्वारा गाड़ी पर बल लगाया जाता है तो वह पैरों से धरती को पीछे की ओर धकेलता है। धरती की प्रतिक्रिया ऊपर की दिशा में काम करती है या कार्य करती है। प्रतिक्रियात्मक बल दो भागों में बंट जाता है। पहला बल गाड़ी को आगे की ओर खींचता है जबकि दूसरा बल पहिए तथा सड़क के बीच घर्षण कम करता है। जब यह बल घर्षण से अधिक हो जाता है तो गाड़ी चलने लगती है। तो यह इसका सही उत्तर आना था। अगला जो आपका सी प्रश्न है वो है उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? उत्प्लावकता डुबोई गई वस्तु पर तरल द्रव ऊपर की ओर एक बल लगाता है, इसे उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, उसका जो मान होता है, और इसी घटना को उत्प्लावकता के नाम से जानते हैं। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला जो केस स्टडी वाला प्रश्न था वो ये था कि सन 1665 में हुक नामक वैज्ञानिक ने कारक नामक पौधे की पतली काट को सर्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। उसे उसमें अनेक छोटे छोटे कमरी जैसी संरचनाएं दिखाई दी, जिसे उसने लैटिन भाषा में एक नाम दिया जिसका अर्थ होता है सेल, अर्थात छोटा कमरा। तो जो इसमें प्रश्न आए हुए हैं वो इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है छोटा कमरा नामक संरचना का वैज्ञानिक नाम क्या है और यह किस भाषा से लिया गया है? तो इसका जो नाम उसको हम कहते हैं सेल, अर्थात कोशिका, CELL, और यह लैटिन भाषा से शब्द लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन था सूक्ष्मदर्शी जो यंत्र है माइक्रोस्कोप, यह किस काम आता है? तो हम इसका सिंपली उत्तर दे सकते हैं सूक्ष्म जीवों तथा कोशिका के अध्ययन में। चलिए अगला प्रश्न, हुक नामक वैज्ञानिक का पूरा नाम बताएं। तो इसका जो सही उत्तर आना था वो है रॉबर्ट हुक। चौथा प्रश्न, हुक ने कौन से पौधे का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया? तो इसका जो सही उत्तर वो कारक है। तो आशा करता हूँ आपको जो है पूरा पेपर समझ में आ गया होगा और आप सभी बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम इसी प्रकार से आपको आगे पेपर सॉल्व कर भेजते रहेंगे। धन्यवाद।